नमस्कार सभी साथियों मित्रों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। राम क्लासेज चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारा हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हमने आपको 25 जो प्रश्न अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए थे वो हमने हल करा दिए। उनकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन के साथ हमने हल कराए हैं और उसी प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखते हुए और आज हम कुछ विशेष इम्पोर्टेंट शब्द लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और जो अति संभावित प्रश्न हैं, वो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेशन की। तो इससे पहले सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी मित्रों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और साथ के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हुए आज क्लास का पहला प्रश्न है कि किस क्रम में अघोष व्यंजन है। कि किस क्रम में अघोष व्यंजन है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अब तक की जो परीक्षा है राज पटवारी 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको सबसे पहले एक बात ये बता दी जाए कि जो अघोष व्यंजन क्या होते हैं। अघोष व्यंजन वे होते हैं जिनके अघोष का अर्थ होता है कि वे वर्ण जिनमें के उच्चारण में क्या होता है, कंपन होता है। ऐसे जो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कंपन पैदा होता है उन्हें कहा जाता है अघोष व्यंजन के होते हैं। उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या होता है, कंपन पैदा हो जाता है, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको तो सबसे पहले ये देखना है, कंपन फंपन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। हमें तो डायरेक्ट पता करना है कि अघोष और सघोष कौन सा है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जो अघोष व्यंजन होते हैं वो होते हैं क्या। पहला और दूसरा जो भी वर्ग जितने भी वर्ग हैं, जैसे क वर्ग से लेके फ वर्ग तक, जिनमें जो पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष व्यंजन होता है। तो यहाँ पर हम उसी पहले और दूसरे वर्ण की बात करेंगे और साथ के साथ इसमें जो तीनों से होते हैं, से है को नहीं, से को शामिल किया जाता है। तो उनमें से कौन सा यहाँ पर मिलता है वही इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है से, क्योंकि ये भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कभी कभी जो एग्जामिनर है वो देखता है कि पहला दूसरा वर्ण न लेकर से है, से इन तीनों में से किसी को भी दे सकता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। कि कौन सा जो व्यंजन है जिसके उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है, तो वो है घ। अब ये तो किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है। आप जानते हैं कि अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं। अंतस्थ वर्ण होते हैं 4, वो हैं ये, रे, ले, वे। तो उनमें से यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर पे वर्ग जो क्या है, अंतस्थ वर्ण नहीं है। ये राज पटवारी 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसको विशेष इम्पोर्टेंट समझें। अगला प्रश्न है हमारा, किस क्रमांक में मूल स्वर है। किस क्रमांक में मूल स्वर है। तो मूल जो स्वर होते हैं वो क्या है। मूल स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 3। इनकी संख्या 3 है। वो ए, ई, उ, ए, ई, उ ये होते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ए। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन की हमने आपको त्रिक बता रखी है, क्या है, ऋतुरसाना। ये मूर्धन्य व्यंजन की त्रिक है जिसके अंतर्गत री, तय, री वर्ग, तय वर्ग, तय, थे, ढे, ढे, ने, तो इसमें रे और से को भी शामिल किया जाता है और री को। तो यहाँ पर इसका जो मूर्धन्य व्यंजन है टे। जिस क्रमांक पर अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन की आपको पहले ट्रिक बताई थी, इसमें पहला दूसरा और से। तो यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ण देख ले, टे, थे, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यही इसके अलावा और कोई सा आंसर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है, आपको पहले ही बता चुके हैं। स्पर्श जो संघर्षी व्यंजन होते हैं क्या,
च, छ, जे, झे, ये 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा है वो जय। किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है। व्रतमुखी स्वर, व्रतमुखी स्वर क्या होते हैं। व्रतमुखी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं कि ये स्वर जिनके उच्चारण में, ये स्वर जिनके उच्चारण में जो जीभ है क्या होती है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जो जीभ क्या करती है, वृत्त के समान गोल हो जाती है, तो वो तो व्रतमुखी हुई। और जिनमें गोल के नहीं होती है वो अव्रतमुखी हुई। ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा हमसे व्रतमुखी स्वर नहीं है, तो वो है आ। किस क्रम में पच्च स्वर है। पच्च स्वर क्या है, जीवा की आकृति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, पच्च स्वर, मध्य स्वर। तो अग्र स्वर, यहाँ पर पच्च स्वर क्या है, ए, ओ। पच्च स्वर क्या है, ओ। तो यहाँ पर क्रमांक नंबर बी सही है। क्रमांक नंबर यहाँ पर बी सही है। क्रमांक नंबर यहाँ पर बी सही है। अब अगला हमारा प्रश्न, जो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वो है हमारा अगला प्रश्न कि निम्न में से सघोष अल्प प्राण है। सघोष अल्प प्राण है, तो इसका जो आंसर होगा वो है बी। बी क्यों हुआ इसका आंसर, क्योंकि सघोष जो वर्ण कितने होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं क्या, आपको पहले बता चुके हैं हम। सघोष वर्ण होते हैं, सघोष जो वर्ण क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा। और इधर पूछा इसने अल्प प्राण, तो अल्प प्राण क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसके अंतर्गत जो वर्ण है वो है सही डे। स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर जिसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं वो है घोष में। स्वर, स्वर को सभी स्वर किसमें शामिल किए जाते हैं, घोष में। उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा व्यंजन तालव्य है। जो तालव्य व्यंजन है जय। पंचांग शब्द में उच्च ध्वनियों को उल्लेख लेखन किस समूह में होगा, वो है सी, पंचांग। हाँ, ये भी शब्द अगर पूछा है इसमें, इसने पूछा है जो पंचांग है इसमें जो न का लोप होता है वो कौन सा न आता है, तो ये होता है इसमें सही है न का लोप, ये है सी। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वित्व का प्रयोग किसी शब्द में नहीं हुआ है, वो हुआ है बलगा में नहीं हुआ है। निम्न में से कौन सी बात गलत है, तो इसका आप पता लगाइए कि द और सगोश महाप्राण दंत्य है, च अगोश तालव्य अल्पप्राण है, ब सगोश औष्ठ महाप्राण है। तो जो ब वर्ण है, ये ब वर्ण क्या है, ब वर्ण ये महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है और ये सघोष भी है, तीनों है। तो इसलिए ये थोड़ा जो प्रश्न है ये एक दिमागी प्रश्न है, दिमाग लगा के इसको हल करना पड़ता है। कभी कभी क्या है रफ भी यूज लिया करो ताकि कोई गलती ना हो। किस क्रमांक में वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है। अक्षर ध्वनि होती है ई। स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है, तो स्वर जिसमें रे नहीं हो तो वो है पुनः निर्माण में नहीं है, तर्क में है इसमें और शत्रु में ही है, तो यहाँ पे पुनः निर्माण में हुआ है। ठीक है। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई आती है, तो वो है बे। ये 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और विशेष इम्पोर्टेंट प्रश्न, आप इसी प्रश्न को अति महत्वपूर्ण प्रश्न समझें। तो आज के हमारे 43 प्रश्न कंप्लीट हुए और अब हमारा अगले जो प्रैक्टिस सेट है वो चल रहा है अब कि उच्छ्रित ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उच्छ्रित ध्वनि का प्रयोग क्या होता है, उच्छ्रित ध्वनि से सबसे पहले उच्छ्रित जो वर्ण है दो हैं, एक तो ड और ध। तो यहाँ पर जो इसका प्रयोग हुआ है वो हुआ है किसमें, पढ़ाई में संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। अगर संयुक्त वर्णों को छोड़ा जाए तो मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44। वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण है, तो महाप्राण जो वर्ण होते हैं वो जिसके अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है, दूसरा और चौथा व्यंजन को शामिल किया जाता है। तो दूसरा और चौथा व्यंजन देख लें यहाँ पर कौन सा है, तो दूसरा क और ख। ख तो दूसरे नंबर का है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ख। किस क्रमांक पर अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन की ध्वनि क्या है, वो है अंतस्थ व्यंजन है यहाँ पर क्या है, ये और वे अंतस्थ व्यंजन है।
किस क्रम में सघोष, महाप्राण, काकल्य है? काकल्य, सबसे पहले आप इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले जो काकल्य जिसको बोला जाता है हैको, तो यहाँ पर आपको और उत्तर टिक करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले काकल्य को देखे और है उसको लगा दिया आंसर, क्योंकि ये उच्चार स्थान है। उच्चार स्थानों की अगर संख्या पूछे तो 8 है, लेकिन उच्चार स्थानों की अगर भेड़ों की संख्या पूछी जाए तो 11 होती है। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रम में ड और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? जो ड और ढ कैसे व्यंजन होते हैं भाई, सबको पता है, ये उच्छिष्ट और मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। किस क्रम में विभ्रत स्वर है? विभ्रत स्वर है वो है आ। उच्चारण स्थान के कालमान को क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान के कालमान को क्या कहा जाता है? वो है मात्रा। उच्चारण स्थान के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्रा कहते हैं। उच्चारण स्थान के कालमान को क्या कहते हैं? मात्रा कहा जाता है। उच्चारण स्थान के जो कालमान को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती हैं उसे क्या कहते हैं? भाई ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा लगती हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसको भाई गुरु स्वर बोलेंगे। गुरु स्वर को ही क्या कहते हैं? लघु स्वर ही कहते हैं। लघु नहीं, दीर्घ स्वर कहा जाता है। बाह्य प्रश्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? बाह्य अगर प्रश्न के आधार पर व्यंजन के भेद देखे जाते हैं तो वो हैं 2, अल्प प्राण और महान प्राण। ठीक है। किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तालव्य व्यंजन आपको मैंने पहले ही बता दिए थे। जो तालव्य व्यंजनों की त्रिक भी बता रखी है मैंने कि तालव्य व्यंजन क्या होते हैं। तालव्य जो व्यंजन होते हैं उनकी त्रिक है इचयू सया ना। तो इसके अंतर्गत जो पढ़ जाएंगे वो हैं च छ जय भय वाले। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी। उच्चारण की दृष्टि से गे व्यंजन का सही रूप होगा। उच्चारण की दृष्टि से गे व्यंजन का सही रूप होगा। जो गे व्यंजन है वो है कंठ, स्पर्श, सघोष, अल्पप्राण। जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वृत्ताकार। अब आप सभी मित्रों से इतना निवेदन है कि यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है, पढ़ के मज़ा आ रहा है और वाकई आपको ऐसा लगा कि हमने अच्छा कंटेंट लेके आए हैं, अति संभावित प्रश्न है जो परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप कृपया वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल राम क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहाँ इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको इन प्रश्नों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें वृत्ताकार कहते हैं। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया जाता है? वो है 2। बी, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्न में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर देंगे। वो है स्वर। हिंदी वर्णमाला मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वरों को मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मूल स्वर 4 होते हैं। इन्हें लघु स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है? मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं क्या? टेबर गाता है। तो इस प्रकार साथियों आज हमारे 61 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 61 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम इनको कंप्लीट 70 कर देते हैं आज की क्लास में। फिर और जो बाकी के प्रश्न बचेंगे उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो निम्न में से अल्प प्राण वर्ण क्या है? तो अल्प प्राण वर्ण के लिए मैंने आपको पहले त्रिक बता रखी है। इसका क्रमांक वो है जो 1 3 5 कि तीसरा चौथा पाँचवा, तीसरा पहला तीसरा पाँचवा ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत सभी जो स्वर हैं वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही होगा पहला तीसरा क और गे। व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण मैंने आपको बता रखा है, दूसरा चौथा होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ख। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं सभी, छत्र, अत्र, गे, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक है? नासिक वर्ण आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। नासिक वर्ण है अने।
नासिक वर्ण को ही पंचम वर्ण कहा जाता है। जय अने अने ने में होते हैं। च छ ज झ अने ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ये ध्वनियाँ जो कि मूर्धन्य कहलाती हैं। निम्नलिखित में से ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ नहीं है वो है अने, ये ओष्ठ नहीं है। और रे में फे वे फे ये सभी ओष्ठ हैं। निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। और एक ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि अगर किसकी लघुत्तम इकाई ये पूछा जाए तो ये प्रश्न आरआरबी भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा गया है और इसे आप इम्पोर्टेंस समझिए। वैसे ये जो सभी प्रश्न हैं विशेष इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न दो दो तीन तीन बार पूछा गया है। आप यहाँ ही देख लीजिए कि निम्नलिखित ध्वनियाँ कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ये ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2012 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया और यही प्रश्न 2007 में 3 बार रिपीट हो चुका है। तो उसी प्रकार से हर एक प्रश्न अपने आप में एक महत्व इम्पोर्टेंट है, उसे विशेष अच्छी प्रकार से आप याद करें कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। वो है भाषा। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि। निम्न में से कौन सा अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? अनुनासिक स्वर घंटा में नहीं है क्योंकि इन्हें जो चंद्र बिंदु है और उसके ऊपर जो मात्रा लगी हुई है, इस प्रकार के 3 यहाँ पर शब्द हैं और एक जो शब्द है घंटा इसमें नहीं है। तो इस प्रकार आंसर इसका होगा घंटा। तो नमस्कार सभी साथियों, सभी मित्रों को थैंक यू। आज की जो क्लास है यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने आपको आज 70 जो प्रश्न है विशेष इम्पोर्टेंट आप सभी को जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें आए हुए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं, बता दिए हैं। और तो आप इस क्लास के माध्यम से इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से पढ़ें। बार बार पूछे गए प्रश्न हैं जिसको भी, और हाँ, यदि जिस भाई को हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वो हमें राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। हम उसका आंसर प्रदान करेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। और अब सभी मित्रों से इतना ज़रूर निवेदन है कि भाई क्लास को देखने के बाद शेयर कर दें और शेयर के बाद साथ साथ लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक